नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे एक बार फिर न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला जी से। क्यों? क्योंकि हम शनिवार को उनसे बातचीत करते हैं, राजनीति का जो पूरा माहौल है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति जा कहाँ रही, क्या कुछ हो रहा है। और पिछले हफ्ते तो गजब ही हो गया। गजब इसलिए हो गया क्योंकि ममता बनर्जी काफी दिनों के बाद अपने असली रूप में दिखाई पड़ी, जिस चीज के लिए ममता बनर्जी जानी जाती है। दरअसल उनके जो पॉलिटिकल कंसल्टेंट है आईपैक जिनको कहती हैं, को हमारे जो आईटी डिपार्टमेंट है उसके हेड है, उनके दफ्तर और उनके घर पे छापा पड़ा प्रतीक जैन। तो ममता बनर्जी सीधे पहुंच गई उनके घर और दफ्तर, और आरोप यह लग रहा है कि दरअसल उन्होंने ईडी के अधिकारियों के हाथ से फाइलें छीनी और उसके बाद वो वापस चली गई। इसको लेकर जाहिर सी बात है जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। कलकत्ता के हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ, ईडी ने भी मुकदमा दर्ज किया और ममता बनर्जी ने भी मुकदमा दर्ज किया। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह कि ये सब हो क्यों रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि 2-3 महीनों के बाद यानी अप्रैल मई में बंगाल के विधानसभा के चुनाव होने हैं। ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको हराने पर पूरी तरीके से तुली हुई है। लेकिन इस पूरे वाकये ने एक बार फिर ममता बनर्जी के उस चरित्र को सामने कर दिया है जिसके लिए वो जानी जाती हैं और जिसकी वजह से एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी उनसे बहुत परेशान रहा करते थे। जब उनके कैबिनेट में थी रोज रूठ जाया करती थी, फिर उनको मनाने जाना पड़ता था और फिर वापस आ जाती थी। और इसी जीवटपन की वजह से उन्होंने लेफ्ट के 34 साल के शासन का अंत किया। और ये वही जीवट ममता बनर्जी थी है जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और कांग्रेस को पूरे प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो प्रभु जी से बेहतर कौन ममता बनर्जी को के बारे में बता सकता है? सर क्या लगता है ये ईडी का जो छापा डलवा के गलती कर दी मोदी सरकार ने? नहीं, गलती तो टेम्पलेट है उनकी, जहां भी इलेक्शन होता है वहां ईडी पहले पहुंच जाती है। और ये ऐसा केस है जिसके 10 साल पुराना केस उन्होंने खोला है। उसके अंदर अभिषेक बनर्जी की भी इंटरोगेशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, पर ईडी की फाइल कभी बंद नहीं होती। सरकारी फाइलें बोलती, जब उनकी मर्जी आती है उसको खोल के बैठ जाते हैं। तो ये टाइमिंग कैसा है इससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि आप इलेक्शन के दौरान कर रहे हो, पर्टिकुलरली आईपैक के ऊपर जाकर के अटैक करना। और उनको पता है कि आईपैक उनकी कंसल्टेंसी फर्म है और सारे इलेक्शन स्ट्रेटेजी में शामिल है, सारा डेटा उनके पास है। तो ये जिसने भी प्लान किया है, मेरे को लगता है कि उन्होंने सरकार के साथ अच्छा काम किया। अगर सरकार के कई बार होते हैं, यू आर मोर लॉयल देन द मास्टर, जो बोलते हैं कई बार कि सरकारी एजेंसी होती है कि हमने खुश करना है इसलिए हमें कर देना चाहिए। मेरे को लगता नहीं कि इतने कमजोर हैं लोग वहां पर कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस समय पर आके आईपैक के ऊपर करेंगे, वो भी कोयला कांड के ऊपर, जो 10 साल पुराना केस है। तो मेरे को लगता है ना कहीं सोच इम्प्लीमेंट, ऊपर से ऑर्डर आए होंगे 6 महीने पहले, उन्होंने ऑपरेट कर दिया होगा। वो फाइल चलते चलती अभी आई होगी उनके पास कि फाइल मुड़ रही होगी, कल दिल्ली से गई होगी कहीं और, कहीं से और घूम करके। तो 1600 किलोमीटर की जो उनकी यात्रा है इस फाइल की, और इलेक्शन के दौरान जाके खड़ी होगी। ये आपने अच्छा कहा, 1600 किलोमीटर की जो यात्रा है वो घूमते फिरते वहां पहुंच। जब तक यहाँ से चली वहां तक पहुंचते पहुंचते उनको पता नहीं लगा कि कहाँ जा रहे हैं। आईपैक के उनको डायरेक्टर को कमर्शियल के साथ जोड़ दिया। और ये आईपैक शुरू तो की थी प्रशांत के किशोर ने, उसी की कंपनी पुरानी वाली है, उसने पार्टनर बन के उन्हें अपनी बना दी। परंतु टाइमिंग बड़ा गलत है, क्योंकि लगता यह है कि बीजेपी सरकार को, उनकी लीडरशिप को, कि आप प्रेशर बना के रखिए, डिफेंसिव पे रखिए। सबसे पहला अटैक क्या है कि आप अपोजिशन पार्टी को फाइनेंशियली वीक करिए। दूसरा, उनके डिफेक्शन करिए। अब पिछले 2 साल में देख रहा हूँ डिफेक्शन थोड़ा कम हो गया, जितने लोग डिफेक्ट होने थे हो गए। वो डिफेक्शन मैकेनिज्म जो था एक उनकी टेम्पलेट का, कि बीजेपी ऑपोजिशन स्टेट्स में जाके वहां के लीडरों को डिफेक्ट करा के अपने साथ चुनाव लड़ाती थी। तो अधिकारी के बाद उनके पास कोई बड़ा लीडर आया नहीं, उसके बाद लगता है उसी के ऊपर अटके हुए हैं, कांग्रेस से आया हुआ है। तो एक डिफेक्शन जो पार्ट था पूरी टेम्पलेट का, रेड कराना, डिफेक्शन कराना, वो सब फेल हो गया। परंतु वेस्ट बंगाल के अंदर एंटी इनकम्बेंसी तो है। परफॉर्मेंस के ऊपर कई क्वेश्चन मार्क तो उसके ऊपर कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कई इलाके में डेवलपमेंट हुआ, पर जिस तरह से भारत पिछले 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर बढ़ा है, हालांकि बिहार भी बढ़ गया जो बीमारू स्टेट कहा था, यूपी बहुत ही आगे बढ़ गया। तो उसके अंदर बांग्लादेश के अंदर दो चीजें, बांग्लादेश कहता हूँ, वेस्ट बंगाल के अंदर दो चीजें बड़ी स्पष्ट है। बीजेपी को लगता है एक तो माइनॉरिटी अपीजमेंट जो ममता का है, जिसके प्रति उसने काउंटर कर दिया कि मंदिर के बनवाने शुरू कर दिए, 4-5 मंदिर बनवा दिए उसने 1 साल के अंदर, हजारों करोड़ लगा दिए।
एक राम मंदिर बना है, उसने कहीं वहां पर दुर्गा मंदिर बना दिया, कुछ और शिव मंदिर बनवा दिया, पता नहीं क्या क्या बनवा रही है। जगन्नाथ मंदिर बनवा दिया, जगन्नाथ मंदिर भी बनवा दिया, उस पर झगड़ा हो गया। उड़िया कह रहे ओरिजिनल जगन्नाथ हमारे यहाँ, आप नकली क्यों बना सकते हैं? और क्योंकि जगन्नाथ मंदिर उड़िया बहुत पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर उड़िया पॉपुलेशन बहुत सारी है। तो वोट बैंक को वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व को फॉलो कर रही है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। किसी ने वहां पर जामा मस्जिद, वो बजाय अपनी बाबरी मस्जिद बनानी शुरू कर दी। तो एक तो कम्युनल एजेंडा है, धर्म के ऊपर निर्भर एजेंडा है, तो परमानेंट बीजेपी के टेम्पलेट में बैठता है कि पोलराइजेशन करना है, वो सारे देश में हो रहा है, कर रहे हैं। और दूसरा है कि वहां के लोगों को करप्ट डिक्लेयर करना है, उनकी पार्टी को करप्ट डिक्लेयर करना है, उनकी इमेज को खराब करना है, दूसरा स्पष्ट है। तीसरा ये कि डिफेक्शन कराना, तीसरा पार्ट है उसका। अब ये करप्शन के ऊपर की ये करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर ईडी के रेड होने चाहिए। उन्होंने रेड किया और वहां पर ममता बनर्जी को शायद वो अंडर एस्टिमेट करती है। वो चप्पल पहन के, साड़ी पहन के कहीं भी चली जाती, झोला उठा कर, अब झोला तो नहीं उठाती वो, अब वैसे उठा कर चल देती है। तो सड़क के ऊपर आकर के लड़ने वाली नेता जो है, वो जिसको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बाकी जो ओपोजिशन के नेता खड़े हुए हैं कहीं भी, जैसे आप कह सकते हैं बिहार के अंदर यादव जो हैं अपने खड़े हो गए, तेजस्वी वो थोड़े आराम से लगते हैं, उनके जीन पहनना शुरू किया हुआ है, तो उस तरह के लड़ाकूपन उनके अंदर, हालांकि साथ में चल रहे थे, कल मैं देखा उनके ममता बनर्जी के साथ सड़क के ऊपर चल रहे थे। परंतु ममता बनर्जी फाइटर है, स्ट्रीट फाइटर है, और बीजेपी को फाइट देने वाला, सड़क पर आकर के देने वाला केवल एक ही नेता बचा है देश के अंदर। इसलिए उसको कमजोर कैसे करेंगे, क्योंकि बीजेपी की ये प्रेस्टीज इश्यू है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये टारगेट क्यों है, ईस्ट की तरफ बढ़ना है। ईस्ट की तरफ बढ़ना है तो उड़ीसा उनके पास अनएक्सपेक्टेड आ गया, उड़ीसा बिहार उनके पास ऑलरेडी है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो बीच में इनके पास सर वहां ऊपर अरुणाचल से शुरू करें, नीचे आते चले जाएं, 7 सिस्टर जिनको कहते हैं, 5 और 6 में तो डायरेक्ट बीजेपी और उनकी एजेंसी काम करते, उनकी पार्टी काम कर रही है। बाकी जगह मिल, सिक्किम में पार्टी दूसरी है, परंतु है वो बीजेपी की किस्म से, उसका दूसरा नाम बीजेपी अननोन नाम। तो एक बीच में बड़ा स्टेट बचा हुआ है जिसको कब्जा करना उनके लिए बहुत जरूरी है, कि नॉर्थ ईस्ट में जहां बीजेपी कभी नहीं होती वहां पर पहुंच चुकी है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट की पार्टी हमेशा रूलिंग पार्टी के साथ रहती हैं। अब 10 साल से मोदी जी हैं, जब कोई सरकार बदलेगी उसको सारी की सारी सरकारें बदल जाए वहां। परंतु अभी ऑब्जेक्टिव ये कि सारा का सारा पूर्वोत्तर जो स्टेट है हमारे को, त्रिपुरा से लेकर के बिहार से लेकर के ऊपर तक सारा का सारा भगवा हो गया है, उसका भगवाकरण हमने कर दिया है। और बिहार के अंदर पर्टिकुलर वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश एक इशू बनने जा रहा है, अब वो उतना बन नहीं पा रहा, उसका कुछ कारण है क्योंकि बांग्लादेश के रिएक्शन के ऊपर वेस्ट बंगाल में कोई बड़ा कम्युनल दंगा नहीं हुआ, कोई बड़े जुलूस भी नहीं निकले। तो बांग्लादेश जो इशू एक्सपेक्ट करते थे बीजेपी के लोग कि ये बांग्लादेश का इशू वेस्ट बंगाल में करेगा, पर हो नहीं रहा। अब आप ही उनको डीजल बेच रहे हैं, जो छपा अखबारों के अंदर की बांग्लादेश का हम डीजल बेचने जा रहे हैं, भारत के लोग जाकर के सस्ता डीजल बेचेंगे। तो ये अटैक करना उसके ऊपर जाके आईपैक के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा डिफेंसिव पे बीजेपी दिखाई देती है, क्योंकि कोई बीजेपी लीडर का बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया, आपने देखा होगा किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। नहीं तो जैसे स्टेटमेंट आता है तो वहां का उनका आईटी सेल, उनके बाकी लोग जो हैं शुरू हो जाते हैं कि करप्शन हो गया, ये होगा, वो होगा। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी के अंदर भी चुप्पी हो गई है कि इसके अंदर कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं यही कहूंगा कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हुआ किसी लेवल पर, तो अटैक हो गया और उसने, ममता ने उसको ग्रैब कर लिया, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो आज की डेट में राउंड 1 कहेंगे, इलेक्शन होगा मार्च में, आपका अप्रैल मई में नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पार्लियामेंट का उन्होंने शेड्यूल अनाउंस किया है, वो 7 मार्च से पार्लियामेंट कन्वीन दोबारा से होगी और फरवरी में बंद हो जाएगी। तो वो 1 महीना लगता है मेरे को, उस दौरान में फरवरी से शुरू होंगे इलेक्शन और मार्च में खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। बट आपने कहा कि ये लगता है थोड़ा मिस एडवेंचर हो गया और बीजेपी थोड़ी डिफेंसिव हो गई, बट ये तो बड़े तेज लोग हैं, बहुत ही चालाक लोग हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो एक एक चीज सोच समझ के करते हैं, बिना उनके ग्रीन, जिसे कहते हैं ना कि हरी झंडी के, तो हुआ ही नहीं होगा। क्लियरेंस तो ली होगी आईपैक के बारे में, कहीं से भी ली होगी, जो भी ईडी के लोग हैं वो गए होंगे जाकर के, पॉलिटिकल क्लियरेंस तो ली होगी, परंतु किस लेवल पर ली है, कैसे हुई है, क्योंकि आपने ठीक कहा, अमित शाह के लिए आईपैक के यहाँ रेड कराना, उसके अंदर बड़ा मैसेज कोई नहीं है कि वहां का लीडर जो उसका जैन है उसको कोल के साथ लिंक करने जा रहे हैं। पहले तो ये मामला 10 साल पुराना था, तो किसी ने कह दिया होगा उनको ये तो करप्शन का मामला है। मैंने कहा ना, कई चटुकार लोग होते हैं जो अपने आप को ब्रीफ करने के लिए कहते हैं, तो गलत ब्रीफिंग होगी लगता है।
कि करप्शन, मैंने पहले कहा 3 मुद्दे हैं, करप्शन है, डिफेक्शन है, अपीजमेंट है, उन तीनों में कहीं ना कहीं फिट बैठते नहीं है। तो उसके अंदर अगर फिट नहीं बैठता तो करप्शन, अब जैन का नाम ले लिया, इसका नाम सुना नहीं उसने, स्ट्रेटेजिस्ट है, डेटा क्रंचर है, बिजनेस उसका होगा, मैं नहीं जानता इसके बारे में अंदर, परंतु वो एक करप्शन का बड़ा फेस नहीं बन पा रहा है कि ये कौन जैन, हु दिस पर्सन, कौन खा गया होगा, कहाँ खा गया होगा। तो उस करप्शन को उसको दिखाने का ऑब्जेक्टिव आईपैक के रेड करने का यही है, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट है कि वहां करप्शन को, ये एनफोर्समेंट का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, परंतु आप ममता ने नहीं, आप तो मेरा डेटा चुरा रहे थे। और जब मनी लॉन्ड्रिंग को केस निकला नहीं, बीजेपी ने या एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं इसके बाद, अब जब देंगे तब देखिए उसके बाद डिस्कशन दोबारा होगा। एज ऑफ नाउ एनफोर्समेंट डायरेक्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली इस तरह का नहीं आया कि क्या निकला क्या नहीं निकला। और ममता बनर्जी ने फोन किया, अपने लिफाफे उठा के चल दी वहां से, फाइलें उठा करके, आपने देखा, वो कहते नहीं हमारा डेटा ले गए आप। ये तो बड़ा सीरियस चार्ज है ना, कि अगर आप स्नूपिंग करना चाहते हैं तो आपकी वहां पर लोकल इंटेलिजेंस भी निकाल सकते हैं ना, सेंट्रल एजेंसीज बहुत वहां काम कर रही हैं। अगर उनका कौन कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, क्या कर रहे हैं, अगर आपने वहां से डिफेक्ट कराना है कैंडिडेट्स को, बाद में जो फाइलें करेंगे, जो पावरफुल हैं, जो वहां पर डिस्कशन में आ रहे हैं, उनके ऊपर नजर रखना, क्योंकि आपको लग रहा है कि हमने जीतना है, जीतने के लिए आपको वहां से 232 कितनी सीटें हैं, 242 है शायद, 232 जितनी भी, उतने कैंडिडेट तो चाहिए ना आपको। पिछली बार भी खड़े किए थे, तो विनिंग कैंडिडेट चाहिए। पिछली बार आपको मार पड़ी पार्लियामेंट के अंदर, आप जीते नहीं, जीत पाए उतनी। तो 70-72 से अगर आपको लेके जाना है मेजोरिटी की तरफ, 140-145 लेनी है, तो कैंडिडेट तो चाहिए उसके लिए। तो डेटा कलेक्शन का हो सकता है वहां पर लोकल पार्टी के अंदर, वहां पर बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई फेस नहीं है, कैंपेन में फेस नहीं है। ममता बनर्जी सबके ऊपर भारी पड़ी हुई है इस वक्त। तो उसके मुकाबले में अमित शाह और मोदी की पॉपुलैरिटी है, उनको लोग देखने के आते हैं, परंतु लोकल लीडर इस वक्त देखा जाए, लोकल लीडरशिप वेस्ट बंगाल में टीएमसी के पास बहुत भारी है। उनका ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के मुकाबले में बड़ा है, संघ के लोग वहां पर हैं, बाकी सब हैं, परंतु ऑर्गेनाइजेशनली टीएमसी अभी भी भारी है। तीसरी बार चुनाव से जीतने आगे जाकर के, तीसरी बार होगा ना शायद, चौथी बार, चौथी बार, तीसरी बार 2023, चौथी बार होगी, चौथी। वहां पर तो रिकॉर्ड है, 25 साल पहले तो सरकार गिराई थी, 34 साल रही लेफ्ट की सरकार, 34 साल, तो 34 साल उसके वहां पर एक ही सरकार चलती है। अब ममता का रिकॉर्ड तोड़ना है कि आपको बनना है, नहीं बनना है, ये प्रेस्टीज का सवाल है अमित शाह जी के लिए भी और मोदी जी की, और उसके लिए भी सभी का सवाल है। पर वो सड़क पे आने वाली है, उसके मुकाबले में काउंटर जब खड़ा करना है तो हमेशा लोग कर लेते हैं, वहां पर भीड़ बहुत आती है, वहां पर देखते हैं। परंतु ये राउंड जो मैं फिर आपको कहा, इस राउंड में कहीं जरूर हुई है। कुल 294 मेंबर हैं वहां की विधानसभा में, और पिछली बार पिछली बार जो है वो ममता बनर्जी को 200 से ज्यादा सीटें वहां पे मिली थी। बट प्रभु एक बात मुझे बताइए, फाइल उन्होंने छीन के लेके चली गई। अब ईडी कह रही है कि सरकारी अधिकारियों के कामकाज में बाधा डाली है, तो उसपे वो हाईकोर्ट जा रहे हैं मुकदमा करने के लिए। ये राजनीतिक लड़ाई, ये लीगल लड़ाई अदालत के माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पिछली बार भी आपको याद है जब पुलिस कमिश्नर के घर पे रेजिडेंस पे रेड हुआ था, ममता बनर्जी वहां जाके खड़ी हो गई थी वहां पर भी, तब भी केस काउंटर से। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी वहां पर कर दिया कि आप अनऑथराइज्ड एंट्री किया, कि घर में प्राइवेसी किया, उन्होंने एफआईआर वो भी लॉन्च कर दी। वो कहते हैं मैं ईडी गाड़ी को अरेस्ट करेंगे। पिछली बार भी किया था ईडी, फिर वो कोर्ट में से स्टे लेकर के आए थे। तो ये एक अगली है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंदर की, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसियां जाए स्टेट गवर्नमेंट को वहां पर वो एफआईआर करे, फिर कोर्ट में जाओ, फिर ले लो। तमिलनाडु में भी हुआ, यहाँ भी होने जा रहा है, सबको लगता है। तो बात वही उसी पे लौट करके आती है कि आप अगर रेड करने जा रहे हैं तो आपके पास पूरा जस्टिफिकेशन उसके लिए होना चाहिए। अब आपने सरकारी, ठीक है, केंद्रीय एजेंसी है, चीफ मिनिस्टर को अगर आप देखेंगे, चीफ मिनिस्टर लेवल का आदमी वहां नहीं जाना चाहिए। ये आज की राजनीति में तो एक्सेप्टेबल था, पर आज तरह की लड़ाई पॉलिटिकल हो रही है, उसके अंदर कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेवल स्टैंडर्ड नहीं है, डायलॉग पर स्टैंडर्ड नहीं है, गाली देने पे आ जाते हैं, हाथापाई पे आ जाते हैं। जब नैरेटिव का लो लेवल पे आ गया है, और ममता बनर्जी तो वैसे ही जितने छात्र परिषद को खड़ा होकर किया, वहां यूथ कांग्रेस में थी, और सीपीएम को इतनी कर दी वहां पर सड़क पर खड़े कर, जब लड़ती थी, फायर तो तब भी उसमें फायर अभी भी है। तो वो लेवल पे चीफ मिनिस्टर तो बन गई, परंतु का बेसिक नेचर तो कन्फ्रंटेशन का, जुझारू का है, लड़ाई करने का है।
तो FIR जो आपने कहा, FIR इज अ सैड थिंग कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट के फाइल करें, वो उनके खिलाफ करें। ये तो एक लो इन पॉलिटिक्स जो है वो आ गया है, वो नहीं होना चाहिए। परंतु चुनाव में जैसे कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स आल्सो। बिल्कुल। बट प्रभु ये बताइए कि ममता बनर्जी को तो बीजेपी सबसे अच्छी तरीके से समझना चाहिए ना, क्योंकि ममता बनर्जी एक तरीके से कहेंगे बीजेपी के कंधे पे सवार होके उन्होंने लेफ्ट को वहां डिमोलिश किया। और ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में थी, तो उनको समझने में इतनी गलती क्यों कर रही है लोग? और जैसे बीजेपी की आप बात करें, वो तो बीजेपी बाहर हो गई भाई, उस बीजेपी के लोग हैं। वो बीजेपी बाहर हो गई। हाँ, ये आपने सही कहा, वो बीजेपी बाहर हो गई जो दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी की बीजेपी थी। आपके 45 साल का अध्यक्ष बन सकता है जो RSS में कभी नहीं रहा, जिसने कोई पढ़ाई नहीं की। ये बीजेपी जिसकी बात करते हैं, बीजेपी वो नहीं है, टीएमसी वही की वही है। वो इस्तीफा दे के चली गई, कई बार चली गई। उसके बाद CPM से कांग्रेस को खत्म कर दिया, तो कांग्रेस भी खत्म हो गई, CPM भी खत्म हो गई, वहां पर बीजेपी निकल के आई। ये जो बीजेपी है जिसकी लीडरशिप कांग्रेस के शुभेंदु अधिकारी के पास है, तो उसने हराया ममता को अपनी। तो बाकी लीडर को भी है, परंतु एक्सपेंड नहीं कर पाया इसको। अब 2019 के अंदर क्या हुए, 2019 के अंदर सीटें ममता को पहले से ज्यादा मिली, पार्लियामेंट में 2024 में पहले से ज्यादा मिली। 2019 का असेंबली लेकर के चले, 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन लेकर के चले, तो पिछले 7 सालों के अंदर ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल। उसको कैसे तोड़ेंगे आप? कोई इतनी बड़ी गलती की नहीं, सिवाय ये कि मुस्लिम अपीजमेंट की जो उसके ऊपर लगता रहे, उसको कितना आपने पर सिंकिंग किया है वेस्ट बंगाल के लोगों के अंदर। जो इलाका बना हुआ उस तरह का, वहां भी डिफेक्शन शुरू हो गया, कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी में भी छोड़ के जा रहे हैं। तो वो जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन था, जो आज से 10 साल पहले शुरू हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर, क्या वो पीक पे हो गया? क्या बात नहीं हो सकता। जो घर कर गया घर गया, 2000 आपको उसके बाद सीटें मिल गई काफी सारी, 18 सीटें आपने जीती लोकसभा की, उसके बाद कम हो गई। इसलिए जो आपका पोलराइजेशन था, एक बड़ा बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़ा हथियार आपके साथ था कि मुस्लिम अपीजमेंट वहां पर हो रहा है, 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और बांग्लादेश का जो हो रहा है चरण, वहां पर जो उसका असर होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि बीजेपी के पास भी स्ट्रेटेजी क्या है? अपीजमेंट की बात जो है, उनको गवर्नेंस बनाना चाहिए, वो बना नहीं रहे। बीजेपी ये होता कि ममता बनर्जी के 10 साल के अंदर क्या हुआ, 15 साल के अंदर क्या हुआ, और बाकी देश में क्या हुआ, उस पे मुद्दे पे आते हैं तब ठीक है। अगर ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, रेड करेंगे, डिफेक्शन कराएंगे, तो उसमें बड़ी परेशानी हो सकती है। बीजेपी का एडवांटेज यही है कि अगर गवर्नेंस के इश्यू पे वहां पर बात करेंगे, तो हो सकता है कि ममता बनर्जी भी बैकफुट पे जा सकती है। बिल्कुल। पर प्रभु ये बताइए, अगर अटल जी कैसे ममता बनर्जी से निपटते थे, क्योंकि वो तो बहुत तुनक मिजाज थी और बहुत ही कई बार इस्तीफा देने की धमकी दी थी उन्होंने। नहीं, तब तक ममता बनर्जी वहां पर पहुंची, वहां तब तक अटल जी अडवाणी जी का इरा खत्म हो चुका था। जब वो चीफ बनी, उसके बाद 2013 के बाद जब बनी है, शायद 2006 नहीं, में। उस जब वो अटल की कैबिनेट में थी, तो अटल जी कैसे उनसे निपटते थे, कैसे उनको हैंडल करते थे? अटल जी नहीं, वो प्रमोद महाजन निपटता था, तो अडवाणी नहीं निपटते थे जाकर के। तब तो उस जमाने ज्यादा बात ही करते, वेस्ट बंगाल के लोगों के द्वारा बात नहीं किया है, वो बात लेवल पर उसी वही पर होती थी। क्योंकि अध्यक्ष राजनाथ जी कभी कभी उससे बात कर लेते, जब अध्यक्ष बने थे 2006 में राजनाथ जी दोबारा, तो उससे पहले अडवाणी जी ही उससे डील करते थे। अभी भी होम मिनिस्टर डील कर रहे, तब भी होम मिनिस्टर डील करते थे। तो होम मिनिस्टर कम्युनिकेशन ही है, दोनों में बातचीत नहीं है। परंतु उस जमाने में बातचीत हुई कि लेवल ऑफ कम्युनिकेशन जो पॉलिटिक्स के अंदर है, कि आप विरोध में हैं, परंतु बातचीत दरवाजा खुला रहता है। बाकी देश हुआ क्या है कि ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी के अंदर डायलॉग ही समाप्त हो गया। किस बात करेंगे कि अब आपका उद्देश्य कि मैंने को हटाना है। भाई कांग्रेस बीजेपी हटाती है, बीजेपी कांग्रेस हटाती है। मध्य प्रदेश में होता था, कमलनाथ है या दिग्विजय सिंह थे, तो शिवराज चौहान थे, या उससे पहले पटवा साहब या कोई और थे, एक दूसरे बात करते थे, खाना खाते थे रात को बैठ करके। अब तो यार खाना क्या, कभी देखा आपने ममता बनर्जी की और अमित शाह की तो कहीं किसी पॉलिटिकल फंक्शन पार्लियामेंट के, जब तक पार्लियामेंट में है? अब जैसे होम मिनिस्टर पहले बात स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात करते थे, तब करते, वो दिखाई नहीं देता।
तो जब बायला वो अटल जी की बात, अटल जी या रमन जी, स्ट्रक्चर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट थी उसके अंदर काम करते थे, मनमोहन सिंह भी उसी अंदर काम करते थे। अब हुआ क्या, कन्फ्रंटेशन हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं हम इंडिपेंडेंट है, तो एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बातचीत का सवाल कि किस बात पे बात करें भाई, मैं आपको जब हटाना चाहता हूँ तो बात क्यों करूंगा आपसे, वो कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगी यहाँ से। तो एक बनता जा रहा है कि जैसे अभी बॉम्बे कॉर्पोरेशन के अंदर हो रहा है कि हम मराठियों को बचाएंगे, यानी कि गुजराती के ऊपर अटैक कर रहा है, अमित शाह के ऊपर अटैक करती है बार बार, देखा होगा आपने, अभी भी है, या अमित शाह करा रहे हैं, या अभी मोदी के खिलाफ थोड़ी कम बोलती है, तो टारगेट बना रखा है अमित शाह को। उनको लगता है कि यहाँ पर अमित शाह को मोदी, उनकी स्ट्रेटजी क्या है ममता की, इट विल बिकम, शी वांट्स टू रिड्यूस इट टू अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी, वर्सेस ममता बनर्जी नहीं, उसकी स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। क्योंकि अमित शाह जाते वहां पर, भाई अभी कैंप करने वाले जाएंगे थे, तो उनको लगता है कि अमित शाह को टारगेट किया जाएगा। एक तो वहां पर आप कह सकते हैं रीजनल इश्यू हो गया कि बाहर से लोग आकर डिक्टेट करते हैं, यहाँ कुछ होता नहीं है, तो वो एक स्ट्रेटजी बनती है दोनों के अंदर। वो उसको एक तरफ अपीजमेंट की बात करते हैं कि बीजेपी के पास अभी एम्यूनिशन थोड़ा कम हो गया है, बिल्कुल, क्योंकि वो नया एजेंडा नहीं खड़ा कर रहे, उनको लाने चाहिए। करप्शन छोड़ करके, करप्शन के केसेस बहुत बने, कितने करेंगे आपको। तो जब अपनी बंगाली अस्मिता की बात आएगी और वहां को डिफेंड करने वाला कोई नहीं होगा, तो जिस तरह से कल प्रदर्शन किया, लोग इकट्ठे किया, पिछले 2 महीने पहले इतना बड़ा जुलूस निकाला, तो ममता को हैंडल करने का तरीका यही है कि आप उसकी गवर्नेंस मॉडल पे डिबेट करिए, हेल्दी डिबेट करिए, उसमें बड़ा डिफेंसिव हो जाएगी। बट सर देखने में आ रहा है कि दरअसल ममता ने इनिशिएटिव सीज कर रही है, उसने एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। एफआईआर कहा नहीं ना, देखो फिर कहा, हम 3-4 बार डिस्कस कर चुके थे। अब देखो यूपी के अंदर 2.5 करोड़ वोट काट दिए उन्होंने। नहीं, मैं ममता ने एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, वो लगातार कोर्ट में जाने की कोशिश कर रही है और लगातार इन पर अटैक करते कह रही, देखिए भाई आप हमारे बंगालियों को निशाना बना रहे हैं। नहीं, एसआईआर की जो बात है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट में भी आए हुए हैं लोग, वहां पर बीएलओ कई लोग सुसाइड करके चले गए, पर अभी भी कई जगह कंट्रोवर्सी आ रही है। परंतु कोई सॉलिड, मैंने पहले कहा कि आप 100, 200, 500, 700 जो लोग जिनके वार्ड कट गए हैं उनको सड़क पे लाइए। एसआईआर डिबेट केवल न्यूज़पेपर या टीवी चैनल पर नहीं हो सकती। मैंने कहा यूपी के अंदर 2 करोड़ 69 लाख कट गए, बंगाल में भी कटने वाले हैं लगभग 1 करोड़, हर जगह कट। मेरे तो भैया कहना है कि बोगस वोटर थे पहले से। अब जिस देश की आबादी 140 करोड़ 44 करोड़ हो, उसमें से 100 करोड़ से लगभग कम 50 करोड़ के लोग ऐसे हैं जिनकी 17 साल से कम उम्र है, तो 95 करोड़ लोग बचे। 95 करोड़ को मान लो कि कितने दूर दराज देशों में रहते हैं, वोटर लिस्ट के अंदर 97 करोड़ लोग। और वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन कितना है, वोटर उससे ज्यादा है। यूपी में 2 करोड़ कट गए। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तुम जाके हर पोलिंग बूथ पे 200 वोट बनवाइए। कटने के बाद कोई हल्ला नहीं जी। तो एसआईआर की बात जो है, मेरे को लगता है एसआईआर, मेरे को पहले लगता है कि एसआईआर का तरीका जो है बड़ा गलत तरीका है, रैंडम तरीके से हो रहा है, नाम कटते जा रहे हैं। पर यूपी जैसे देश के या प्रदेश के अंदर जहाँ 2.5 करोड़ 2 करोड़ 69 लाख कट गए, उसमें से ऐसे 2 करोड़ 15 लाख लोग ऐसे हैं जिनका अता पता ही नहीं है, यूपी छोड़ के भाग गए। बिल्कुल ऐसी ये क्या है, वोटर लिस्ट इटसेल्फ इज अ बोगस ड्रामा, स्कैंडल है अपने आप में। तो ऐसे यार में सिर्फ 4 करोड़ वोट होंगे, उसके अंदर 40 लाख वोटों का फर्क पड़ता है असेंबली में, बहुत पड़ता है। परंतु सड़क पे बिहार के अंदर कहाँ है अभी तक अलर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या आपको लग रहा है कि क्या असेंबली इलेक्शन जो बंगाल का है उसमें आप क्या देख पा रहे हैं अभी तक? क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस बार कामयाब हो पाएगी? बीजेपी, मैंने पहले बताया कि पिछले 2 इलेक्शन को पार्लियामेंट असेंबली को देकर के जाएंगे तो बीजेपी उतना इंप्रूव नहीं किया, इंप्रूव करना चाहिए था, पर नीचे गई है। तो बीजेपी वो आप मतलब आपने उस मापदंड पे जाना है। 2024 से अगर देखेंगे तो वोट कम हुआ, आपकी सीटें भी कम हुई। और मेरे को लगता है कि कांग्रेस का अगर रिवाइवल ज्यादा हो जाता है कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस अल्टीमेटली पोलराइजेशन क्या होता है, सीपीएम वहां लगता है बिल्कुल सरेंडर करके बैठी है, एकदम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां कोई इंडिया अलायंस नाम की चीज तो है नहीं, कांग्रेस के
दम नहीं है सीपीएम में, बिल्कुल दम नहीं है सीपीएम की लीडरशिप को। ये नाम ही नहीं पता किसी का कौन है। आपको पता है वो सीपीएम का सेक्रेटरी कौन है? कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता है। मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी हैं, बेचारे बूढ़े हो गए, वो भी हाँ, शरीफ आदमी है। हाँ, हाँ, अब वहां पर आप जब खड़ा करेंगे किसी को, बीजेपी अपने आप में ऑल्टरनेटिव बनकर के उभर आ गई कि बाकी दोनों पार्टियों ने स्पेस छोड़ दिया। तो बीजेपी के साथ दूसरी तरफ जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं, उनका अलायंस बनता है। कांग्रेस के साथ कोई समझौता उनका होता है, चलो 5-10 सीटें हम आपको दे देते हैं, आप लड़ लीजिए, 20 सीटें लड़ लीजिए। तो कांग्रेस का वोट, मैंने शुरू में कहा कि हर गांव में कांग्रेस के अभी भी 1%, 2%, 3% वोट होंगे, 60 साल पुराने जो हुए होंगे उनके, उसका फायदा ममता उठा सकती है। इसी तरह सीपीएम का कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है किसी के साथ, बनर्जी के साथ तो करेंगे, या कांग्रेस सीपीएम में लगे तो अगर उससे ये होता है कि वो ऐसे वोट काटेंगे जो बीजेपी को जा सकते हैं। कांग्रेस के पास ऐसे वोट भी हैं जो बीजेपी के वोट भी, मिडिल क्लास मारवाड़ी वोट है, ये वोट है, सब कुछ है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होगा। ये डिपेंड करता है कि जब नॉमिनेशन फाइल होंगे तब तक कोई अलायंसेज उभर करके आते हैं, छोटे मोटे, और नहीं कास्ट बेस है कितनी है, मुस्लिम है 55, मुस्लिम कहाँ से आएंगे, कोई और है वो कहाँ से आएंगे, हर तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। परंतु पिछला रिकॉर्ड देखते हुए इतनी सारी वोटें मिल गई, उसकी सीट्स मिल गई हैं, तो उसको वहां चलाना थोड़ा बड़ा टफ है जॉब। बीजेपी के लिए टारगेट बहुत ज्यादा है, परंतु उड़ीसा में हो तो फिर कहते जहाँ शाह है सब कुछ मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। बिल्कुल, जिस पुराने चुनाव का प्रभु हवाला दे रहे हैं, दरअसल उस बार भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट मिला था और तृणमूल कांग्रेस को 48, 10% का फर्क था। और ममता बनर्जी जिनके बारे में कहा जा रहा था शायद वो हार जाएंगी चुनाव, वो 215 सीटें कराई थी, अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स थे उनके पास, और बीजेपी 77 पे सिमट गई थी। तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि 10% के फासले को अगर वो कवर कर सकती है, या 10 नहीं, कम से कम अगर 5% वोट अपना बढ़ाए, 38 से 43 करे, और ममता 5% वोट घटे, तब तो कोई उम्मीद बनती है। अगर वो नहीं घटा पाएगी तो फिर दिक्कत तो पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, आप कुछ कह रहे हैं? उड़ीसा में सिंह काफी हुआ था, इतनी उम्मीद नहीं थी उड़ीसा में हुआ ना सिंह इसका, पर वही क्या मुमकिन है वाले, बड़ा टफ है जॉब, इतना आसान नहीं है वहां पर कि मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वहां पर इशू बन गया बंगालियन वर्सेस नॉन बंगाली लोग आते हैं बाहर से आकर के यहाँ कब्जा करके बैठते हैं। और इस बार विजय वर्गीय तो वहां पर है नहीं, पिछली बार वो भी बैठे हुए थे वहां पर। वहां पर जाएंगे, पहुंच के चुनाव का इंचार्ज पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ बैलेंस देयर इज टफ फाइट। मेरे को लगता है कि टफ फाइट है कि बाकी पार्टियां चली गई हैं, बीजेपी अपने आप पर नंबर 2 पार्टी बन के बैठी हुई है, और उनके साधन है, उनके ऊपर प्राइज मोदी जैसा नेता है, और वहां पर अकेली ममता है, उसका संगठन काफी खड़ा हुआ है। अब ये कि इतनी मार पड़ने के बाद वहां पर टीएमसी अभी भी खड़ी है, उसके 6-7 पिछले 5-7 सालों में गिरफ्तार किए, स्ट्रांग लोगों को तोड़ने की कोशिश की, जितना भी हो सकता है उसके बाद कर लिया। अब बीजेपी के पास क्या हथियार है वो तो सामने दिखाई देंगे आने वाले समय पर, परंतु के पास सबसे बड़ा ये कि अगर वो गवर्नेंस के मॉडल पर आ जाते हैं तब तो कोई फाइट में चांस नहीं, अदरवाइज वो तो आई फॉर आई की बात करती है, एक पत्थर आप मारोगे मैं 2 मारूंगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू।